हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रैंकली काफ़ी इंटरेस्टिंग दौर की बात करेंगे, मॉडर्निस्ट लिटरेचर। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या बस ये जानना चाहते हैं कि कहानियाँ वक्त के साथ कैसे बदलती हैं, तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके आसपास की दुनिया, वो सारे रूल्स, वो सारे विश्वास जिन्हें आप मानते आए हैं, अचानक से बेकार लगने लगें, एक अजीब सी उलझन हो। बस यही वो फीलिंग थी जिसे 20th सेंचुरी के शुरुआती आर्टिस्ट्स और राइटर्स अपनी आर्ट में, अपनी कहानियों में कैद करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इस सफ़र को 5 हिस्सों में कवर करेंगे। सबसे पहले हम उस दौर के माहौल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि मॉडर्निज्म आखिर है क्या, उसके बाद उसके खास थीम्स और टेक्निक्स क्या थे, फिर हम मिलेंगे इसके सबसे बड़े लेखकों से, और आखिर में हम जाएंगे कि इसका लिटरेचर पर आज तक क्या असर है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अ वर्ल्ड इन केओस। देखिए, मॉडर्निज्म को समझने से पहले ना उस दुनिया को समझना बहुत ज़रूरी है जहाँ से ये पैदा हुआ, क्योंकि कोई भी आर्ट अचानक से नहीं बनती, वो अपने वक्त की ही पैदाइश होती है। लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही थी। पहले आया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने लगी। फिर हुआ मैसिव अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागे, अपनी जड़ों से उखड़ गए और अनजान भीड़ में खो गए। और फिर हुआ वर्ल्ड वॉर 1, जिसने लाखों लोगों की जान ली और इंसानियत पर से लोगों का भरोसा ही उठा दिया। इन सब ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बना दी जहां सब कुछ टूटा फूटा और बेमतलब सा लग रहा था। तो इतना सब कुछ हो रहा था, इस केओस के बीच, इस बदलाव के बीच आर्ट ने, लिटरेचर ने कैसे रिएक्ट किया, यही हम देखेंगे अपने सेकंड सेक्शन में, जहां एक बिल्कुल नई आवाज उभर कर सामने आई, जिसे हम कहते हैं मॉडर्निज्म। तो आखिर ये मॉडर्निज्म है क्या चीज़? सिंपल शब्दों में, ये एक लिटरेरी मूवमेंट था जिसने पुरानी परंपराओं को, लिखने के पुराने तरीकों को साफ साफ तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसका मकसद था उस दौर की उलझन को, उस निराशा को और उस टूटी हुई, बिखरी हुई सच्चाई को आईने की तरह दिखाना। और ऐसा करने के लिए लिखने के पुराने सारे नियम भी तोड़ने जरूरी थे। यह बदलाव कितना बड़ा था, आइए इसे समझते हैं। पहले की कहानियों में, यानी ट्रेडिशनल लिटरेचर में, क्या होता था? एक सिंपल सीधा साधा प्लॉट, शुरुआत, मिडिल, एंड, एक नरेटर जिसकी बात पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे। लेकिन मॉडर्निज्म ने इस सब को पलट दिया। यहाँ आपको मिलेंगे एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स, ऐसी कहानियां जो हर चीज पर सवाल उठाती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कहानी का फोकस बाहर की दुनिया से हटकर इंसान के दिमाग के अंदर उसकी अनकही बातों पर चला जाएगा। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर। अब जब हम ये समझ गए हैं कि मॉडर्निज्म क्या था, तो सवाल उठता है कि उन्होंने ये किया कैसे। मॉडर्निस्ट राइटर्स ने अपनी बात कहने के लिए किन खास थीम्स और नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। ये आप कह सकते हैं मॉडर्निज्म का हाउ टू गाइड है। मॉडर्निस्ट लिटरेचर में आपको ये थीम्स बार बार दिखेंगे। पहला है आइसोलेशन एंड एलियनेशन। इसका मतलब है बड़े बड़े शहरों की भीड़ में भी खुद को अकेला पाना। फिर है ब्रेकडाउन ऑफ सोशल नॉर्म्स, यानी समाज के पुराने रीति रिवाजों का टूटना। फिर क्वेश्चनिंग ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी, यानी भगवान और सही गलत की पुरानी परिभाषाओं पर सवाल उठाना। और आखिर में इन सब के बीच अ सर्च फॉर मीनिंग, यानी इस बेमतलब सी लगने वाली दुनिया में कोई अर्थ ढूंढने की एक अनकही कोशिश। अब इन थीम्स को, इन फीलिंग्स को पन्नों पर उतारने के लिए राइटर्स ने कुछ नए हथियार इस्तेमाल किए, कुछ नई टेक्निक्स, जैसे कि अनरिलायबल नरेटर्स, यानी ऐसे कहानीकार जिन पर आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, जो आपको कंफ्यूज करते हैं। या फिर नॉन लीनियर नैरेटिव्स, यानी कहानियां जो सीधी लाइन में नहीं चलती, कभी आगे जाती हैं, कभी पीछे। लेकिन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है लिखने का एक ऐसा स्टाइल जो किसी कैरेक्टर के दिमाग में चल रहे ख्यालों और एहसासों की नदी को बिल्कुल वैसे ही दिखाता है जैसे वो बह रही है। सोचिए, आपके दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आते हैं ना, कभी काम का, कभी बचपन का, कभी कोई गाना। कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई फिल्टर नहीं होता, बस यही जो दिमाग का अनफिल्टर्ड फ्लो है, उसे सीधा पन्नों पर उतार देने को ही कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अब सवाल ये है कि ये सब कर कौन रहा था? कौन थे वो लोग जो लिटरेचर के नियम तोड़ रहे थे? चलिए अब हम मिलते हैं इस मूवमेंट के असली पायनियर्स से, हमारे सेक्शन 4 में। इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले कुछ बहुत बड़े नाम हैं, जैसे कि टी.एस. एलियट, जिन्होंने अपनी कविता में उस टूटे हुए दौर को आवाज दी।
जेम्स जॉयस, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के माहिर माने जाते हैं, वर्जीनिया वुल्फ, जिन्होंने नरेशन के साथ कमाल के एक्सपेरिमेंट्स किए, और एजरा पाउंड, जिनका नारा ही था मेक इट न्यू, यानी इसे नया बनाओ। इनका काम आज भी पढ़ा और पढ़ाया जाता है। और अगर आपको पूरे मॉडर्निज्म का सार, उसका एसेंस एक ही जगह देखना है, तो वो है टी.एस. एलियट की कविता द वेस्टलैंड। इसे मॉडर्निज्म का एक मील का पत्थर, एक लैंडमार्क माना जाता है। ये कविता वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की टूटी हुई, बिखरी हुई और आत्मा से खोखरी दुनिया का एक आईना है। इसमें आपको मॉडर्निज्म के लगभग सभी थीम्स और टेक्निक्स एक साथ मिल जाएंगे। अब हम आते हैं अपने आखिरी और बहुत ज़रूरी सेक्शन पर। हमने राइटर्स को देख लिया, टेक्निक समझ ली, लेकिन इस सब का पॉइंट क्या था? इसका असर क्या हुआ? क्या ये बस एक फेज था जो आया और चला गया? बिल्कुल नहीं। इसने लिटरेचर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉडर्निज्म लिटरेचर में एक परमानेंट शिफ्ट लेकर आया। इसने आने वाले राइटर्स को एक तरह से परमिशन दे दी कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप रूल्स तोड़ सकते हो, आप इंसान के दिमाग की उलझनों को जैसे चाहे वैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। इसने क्रिएटिव एक्सप्रेशन के वो नए दरवाजे खोले जिन पर आज भी राइटर्स चल रहे हैं। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, आज के दौर की फिल्मों और किताबों में मॉडर्निज्म की विरासत आपको कहाँ दिखती है? अगली बार जब आप कोई ऐसी फिल्म देखें जिसकी स्टोरी आगे पीछे जाती है, या किसी ऐसे कैरेक्टर के बारे में पढ़ें जिसके दिमाग में आप खो जाते हैं, तो याद रखिएगा कि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म में हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स को आसानी से समझना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।